Assalamu alaikum everyone. Our next topic is genitourinary trauma. Most commonly ये blunt trauma की वजह से होता है. Renal injury आ जाएगी, bladder और urethral injury. Renal injury present करेगी bruises, flank pain या hematuria के साथ. ये direct blow से भी हो सकती है और lower rib fracture से हो सकती है. उसके बाद bladder injury ये प्रेजेंट करेगी विद हीमाचूरिया, सुप्राप्यूबिक पेन और डिफ़िकल्टी वॉइडिंग. अब इसमें 2 टाइप्स हैं, सुपीरियर ब्लैडर इंजरी है और एंटीरियर ब्लैडर इंजरी. ये ब्लैडर का एनाटमी है, ठीक है. ये अगर यहाँ पे सुपीरियर पार्ट है इसका और यहाँ पे एंटीरियर पार्ट, ठीक है. सुपीरियर पार्ट को हम डोम भी बोलते हैं और यहाँ पे एंटीरियर यहाँ पर होती है इसकी नेक, ठीक है. तो सुपीरियर वॉल इंजरी में डोम की इंजरी होगी और एंटीरियर वॉल में नेक की इंजरी होगी. अब ज़्यादा कॉमन होती है एंटीरियर वॉल इंजरी. ये होती है ड्यू टू एनी पेल्विक फ्रैक्चर. पेल्विक फ्रैक्चर जब होता है तो इसमें क्या होता है कि वोनी स्पिक्यूल्स यहाँ पर जब लगती हैं तो उसकी वजह से इंजरी हो जाती है. तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मतलब यूरिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी रेट्रोपिबिक स्पेस में. और अगर सुपीरियर ब्लैडर इंजरी है तो क्योंकि डोम जो है वो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है ब्लैडर का, तो अगर फुल ब्लैडर हो और इस पर डायरेक्ट ट्रॉमा हो तो क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इंट्रावेसिकल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एकदम से. जैसे कि सीट बेल्ट अगर किसी ने लगाई हुई है और डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है कोई, तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डोम की इंजरी हो जाएगी क्योंकि ये वीकेस्ट पार्ट होता है. तो फिर इंट्रा पेरिटोनियल स्पेलेज हो जाएगा यूरिन का, ठीक है. एक्यूमुलेशन हो जाएगी यूरिन की और पेरिटोनियल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी यूरिन की, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. तो इसमें हमें ये बताना चाहिए कि जो इंटीरियर वॉल इंजरी या नेक की इंजरी है इसमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन की एक्यूमुलेशन होती है और जो सुपीरियर ब्लैडर वॉल या डोम की इंजरी है इसमें क्या होता है इंट्रा पेरिटोनियल यूरिन एक्यूमुलेशन होती है. इसमें यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल हमें इंक्रीज्ड मिलेगा. नेक्स्ट कम्स द यूरेथ्रल इंजरी. इसमें भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद ब्लड एट यूरेथ्रल मीटस, हिमाचूरिया, डिफ़िकल्टी इन वाइडिंग. और इसमें यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. इसकी भी अब 2 टाइप्स हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर. इंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी एंड पोस्टीरियर. अगर तो सपोज यहाँ पर हम कर लेते हैं, इधर पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है. अगर इस मेम्ब्रेन के डिस्टल इंजरी है तो इसे एंटीरियर बोलेंगे और अगर इस मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर मतलब प्रॉक्सिमल है इंजरी इस साइड पर तो इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी. अब इसमें भी एंटीरियर जो है वो ज़्यादा कॉमन है. पता है यूरेथ्रा के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. सबसे पहले प्रोस्टेट में होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके बाद होता है थोड़ा सा मेम्ब्रेनस जो कि वीकेस्ट पार्ट होता है. नेक्स्ट कम्स दी बल्बर और उसके बाद फिर पेनाइल यूरेथ्रा. ये 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. 1 2 ये हो गया प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, बल्बस और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. अब एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में क्या होता है कि जो बल्बर या स्पॉन्जी यूरेथ्रा है ना इसकी इंजरी हो जाती है. अब ये मतलब डिस्टल है पेरिनियल मेम्ब्रेन के, यहाँ से सपोज इंजरी हो गई है, ठीक है. ये इन्होंने दिखाया है. जब यहाँ से इंजरी होगी तो स्पॉन्जी या बल्बर यूरेथ्रा की तो ब्लड की स्पेलेज से स्क्रोटल हीमाटोमा हो जाएगा, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा स्क्रोटम में. और अगर बग फेशिया जो है वो रप्चर होगा तो उसकी वजह से यूरिन जो है पेरिनियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगी. और अगर हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी को देखें तो ये प्रॉक्सिमल टू दी पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो इसके प्रॉक्सिमल आती है, ठीक है. सपोज ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है तो इस साइड पर बल्बर और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है और इस साइड पर मेम्ब्रेनस और प्रोस्टैटिक है. तो बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन पे इंजरी होती है, किसी भी पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है. ये रिलेटिवली अनकॉमन है, ठीक है. बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन वीकेस्ट पार्ट होता है तो यहाँ पर डिसरप्शन होने की वजह से यूरिन लीकेज
लीकेज इस तरफ होगा, ठीक है, रेट्रोप्यूबिक स्पेस में ब्लड एक्यूमुलेट होगा, तो ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से प्रोस्टेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे प्रोस्टेट देखें तो नॉर्मल पोजीशन पे है, यहाँ पे प्रोस्टेट ऊपर गया हुआ है, तो इसमें है जो हमने बात याद रखनी है कि इसमें हमें हाई राइडिंग प्रोस्टेट मिलेगा, जिसको हम वर्मोटन साइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पेल्विक फ्रैक्चर में होगी और ये पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी में हमें मिलेगी। ये बल्बस यूरेथ्रा की इंजरी होती है और इसमें मेम्ब्रेनस बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन पे इंजरी होती है। और इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट नॉर्मल पोजीशन में होता है और इसमें हाई राइडिंग प्रोस्टेट मिलेगा। इसमें एक्यूमुलेशन होगी ब्लड की इनटू दी यूरिन की इन दी पेरिनियल स्पेस, और इसमें यूरिन लीकेज होगी रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। अब इसमें एक टर्म है स्ट्रेडल इंजरी। तो स्ट्रेडल का मतलब होता है टू सिट स्टैंड और वॉक विद लेग्स वाइड अपार्ट, मतलब इस तरह से लेग्स हो जाएंगी। तो स्ट्रेडल इंजरी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बाईसाइकिल बम्प मतलब क्रॉस बार पे कोई गिर गया है तो क्या होगा, जेनिटल ट्रॉमा होगा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का इस तरह से अगर कोई प्रेशर से गिरेगा तो फिर क्या होगा, वो बाइक पे बैठा हुआ है और इस तरह से जब वो प्रेशर से क्रॉस बार पे गिरेगा तो जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करेगा तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की इंजरी होगी और पूरी बॉडी का वेट उस पे आके जो है वो लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ से बग फिश जो बल्बर यूरेथ्रा है वो डिसरप्ट हो जाएगा और स्क्रोटल हीमाटोमा मिलेगा हमें। उसके बाद एक टर्म है बग्स फेशिया। बग फेशिया जो है वो कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को कवर करा होता है, यहाँ पे दिखाया हुआ ये वाला, यहाँ से ऐसे इसको कवर करा होता है। अगर ये यहाँ पे इन्होंने इसकी परफोरेशन दिखाई, अगर ये परफोरेट कर जाएगा तो फिर ब्लड जो है वो पेरिनियल स्पेस में चला जाएगा। नेक्स्ट इज द ऑटोनोमिक इनर्वेशन ऑफ मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स। इसमें अब 3 चीज़ें हैं, इरेक्शन, इमिशन और एक्सपल्शन। ये 3 स्टेप्स होते हैं। इरेक्शन होती है बाय पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व्स जो सैक्रल और सर्वाइकल होती हैं वो पैरासिम्पथेटिक होती हैं। S2, S3 और S4 की सप्लाई होगी यहाँ पर, ठीक है। और एमिशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एमिशन करवाएगा। इसमें हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व है, थोरैसिक और लंबर रीजन सिंपैथेटिक होते हैं, तो T11, T12, L1 और L2 इन्वॉल्व है। उसके बाद एक्सपल्जन है, इसमें विजरल और सोमैटिक नर्व्स पुडेंडल नर्व आ जाएगी। यानी कि इजैकुलेशन के ही 2 स्टेप्स होते हैं, इमिशन और एक्सपल्शन। उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड और नॉरएपिनेफ्रिन का। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी के लेवल को ज़्यादा कर देता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है, वेज़ोडाइलेशन होती है और ये प्रो इरेक्टाइल है। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन कैल्शियम ज़्यादा करवाता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी और एंटी इरेक्टाइल है ये। नेक्स्ट इज़ दी फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर सिल्डेनाफिल। ये क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी की ब्रेकडाउन को कम कर देता है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी और इट इज़ यूज्ड एज ए प्रो इरेक्टाइल। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इस तरह से हमें पता है क्लासिफिकेशन होती है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं और सोमैटिक में वॉलंटरी मसल कंट्रोल होता है, इसमें इनवॉलंटरी होता है। तो सबसे पहले जो इरेक्शन होगी वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन फेज है, इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो करवाएगा इमिशन और उसके बाद एक्सपल्शन जब करनी होगी वॉलंटरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन, तो वो विज़रल और सोमैटिक नर्व्स पुडेंडल नर्व करवाएगी। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इरेक्शन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करवाता है, इमिशन सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और एक्सपल्शन विज़रल और सोमैटिक नर्व्स। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रो इरेक्टाइल है और नॉरएपिनेफ्रिन एंटी इरेक्टाइल है। नेक्स्ट कम्स दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल्स होते हैं जो कि लाइन करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को
और ये फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद फिर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट कम्स दी सर्टोली सेल्स। होता क्या है, हाइपोथैलेमस पे जीएनआरएच यहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पैक करता है, यहाँ से एलएच और एफएसएच सिक्रीट होंगे। एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पर और सर्टोली सेल्स आगे तीन चीज़ें रिलीज़ करेगा। एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करेगा जो कि मेंटेन करती हैं लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। दूसरा इनहिबिन बी रिलीज़ करता है ये, जो कि इनहिबिट करता है एफएसएच को। और तीसरी चीज़ ये मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, जो कि मुलेरियन डक्ट की फॉर्मेशन नहीं होने देता। अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि ये टाइट जंक्शंस बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये सपोज़ ये सर्टोली सेल्स हैं, इन्होंने टाइट जंक्शंस बनाए हुए हैं और ये फिर ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, एक बेसल कंपार्टमेंट और एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है। यानी इस साइड पे बेसल कंपार्टमेंट आ जाएगा जो कि बेस की तरफ है, और इस साइड पे आ जाएगा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। बेसल कंपार्टमेंट में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं और ल्यूमिनल में डिफरेंशिएटिंग जर्म सेल्स। इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर भी ये इस तरह से सर्टोली सेल्स हैं और इन्होंने यहाँ ऐसे टाइट जंक्शंस बनाए हुए हैं, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ से गुजर के आगे जाएंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इस तरह से टाइट जंक्शंस होते हैं, ये खुलेंगे तो फिर आगे जाएंगे स्पर्मेटोसाइट्स। तो एक तरह से इन्होंने बैरियर बनाया हुआ है। इसका फंक्शन क्या है कि आइसोलेट करते हैं गैमीट्स को फ्रॉम ऑटोइम्यून अटैक। इसके अलावा इन्होंने एक तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है ना। सपोज़ यहाँ पे सारी लाइन है टाइट जंक्शंस की, सर्टोली सेल्स की, तो ये सपोर्ट करते हैं और नरिश करते हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोज़ोआ का। फिर ये रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसके अलावा ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जैसे वेरिकोसीलर क्रिप्टोकाइटिज्म में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसके अलावा इनहिबिन बी की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसके अलावा सर्टोली सेल्स में एक एंजाइम होता है एरोमाटेज, जो कि टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। एंड दे आर होमोलॉग ऑफ फीमेल ग्रेनुलोसा सेल्स। तीसरे सेल्स हैं लेडिंग सेल्स। एलएच जो है एक्ट करता है लेडिंग सेल्स पे। लेडिंग सेल्स क्रिएट करते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड दे आर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये होते हैं इंटरस्टिशियम में एंड दे आर एंडोक्राइन सेल्स एंड होमोलोग फीमेल थीका इंटरना सेल्स। अब इसमें जो एमसीक्यू आ सकते हैं, इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं। सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, ठीक है, टाइट जंक्शन बना रहे होते हैं, और लीडिंग सेल्स जो हैं वो इंटरस्टिशियम में होते हैं। नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन से क्रिएट करता है, तो वो सर्टोली सेल्स क्रिएट करते हैं। इनहिबिन बी को कौन से क्रिएट करता है, वो भी सर्टोली सेल्स क्रिएट करते हैं। फिर एफएसएच को कौन इनहिबिट करता है, वो है इनहिबिन बी। इसके अलावा सर्टोली सेल्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं जबकि लीडिंग सेल्स टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते। लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करवाते हैं, सर्टोली सेल्स इसके लेवल को मेंटेन करवाते हैं। ये इंटरस्टिशियम में होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स में होते हैं। एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बनाता है, वो भी सर्टोली सेल्स ही बनाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल्स क्रिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच। दे आर ऑल एमसीक्यूज।